दोस्तों, आज हम जिस अहम टॉपिक पर अपना लेक्चर करेंगे वो फौजदारी वकालत का इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है बेल ऑफ द एक्यूज्ड। तो ज़मानत का हक कब शुरू होता है और ज़मानत कैसे दायर की जाती है, कहाँ दायर की जाती है और ज़मानत दायर करने में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, आज हम इन तमाम बातों पर बहस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा आप अपने कमेंट्स दीजिए। इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि बच्चों को, नौजवान वकला को ये लेक्चर्स अच्छे भी लगते हैं और वो अपना फीडबैक भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी, मैंने बहुत सारे मैं लॉ कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, जुडिशल अकेडमीज में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, इनका एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग तरीक़ेकार है। कॉलेज में पढ़ाने का या लेक्चर का तरीका और है, जुडिशल अकेडमी में का तरीका और है। यहाँ क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं होता और कम्युनिकेशन नहीं होती, सवाल जवाब नहीं होते, तो इसलिए ख़ुद ही ख्याल रखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को या नए वकला को किन किन बातों की ज़रूरत पड़ सकती है या उनके जहन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो उसके अलावा तो वो हर मुमकिन सवालात को मद्देनज़र रख के लेक्चर तैयार करना पड़ता है। ज़मानत के मौजू पे मैंने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, उसमें बड़ी सरसरी बातें की गई हैं, डिटेल में नहीं डिस्कस किया गया। देखिए, मैं अमूमन कहता हूँ कि एक पढ़ी लिखी वकालत होती है और एक सुनी सुनाई वकालत होती है। सुनी सुनाई वकालत का कोई एतबार नहीं होता कब दगा दे जाए, जबकि पढ़ी लिखी वकालत से मुराद कि आप सेक्शंस पढ़ते हैं, आप उस कानूनी टॉपिक से मुतल्लिक केस ला पढ़ते हैं, तो आपको एक एतमाद होता है, आपको यकीन होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ इससे पीछे एक किताब की जो आपने पढ़ा है, सेक्शन जो कानून पढ़ा है, आपको उसकी सपोर्ट हासिल है। तो आपको एक एतमाद होता है, एक यकीन होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो कानून के मुताबिक सही कर रहा हूँ। बाकी व्यू तो आपका और हो सकता है। आने वाले वक्त के साथ साथ ये कानून की लैंग्वेज इतनी ज़ख़ीम होती है कि कूज़े में दरिया बंद किया हुआ होता है। हमें बहुत सालों के बाद पता चलता है कि यार जिस बात का मैं ये मतलब लेता था उसका मतलब ये नहीं बल्कि ये है। पढ़ाने का शौक़ भी है और मैं पढ़ाता भी हूँ लॉ कॉलेज में, और इसलिए मैंने ये फिर देखा कि कोरोना की इस लॉकडाउन में जो अंदर का टीचर था उसने मुझे फारिग नहीं बैठने दिया। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि पहली बात कि मैंने जो पहले लेक्चर्स किए तो अमूमन लोगों का ये व्यू है कि जो आप यूट्यूब पे चैनल पे लेक्चर्स रखें तो उसमें बहुत कम वक्त में आप बहुत तेज़ी से टॉपिक को कवर करें। तो मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि समझाने वालों को, बच्चों ने भी ये कहा कि सर समझ तो आई है बात लेकिन मज़ा नहीं आया। कहने का मतलब है कि एक तफसील से, जितनी तफसील हो सकती है, बहुत नहीं, शैतान की आंख की तरह लंबा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आप एक महीने की रोटियां एक दिन में नहीं खा सकते, आपका पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह यही है कि नॉलेज में भी तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये वकालत एक प्रैक्टिकल फील्ड है, तो इसलिए इसमें बहुत समझा के एक एक स्टेप करके चीज़ें समझ आती हैं। आप जब उसको अलग अलग करके सेक्शंस को कॉमा फुल स्टॉप के साथ पढ़ते हैं तो तब चीज़ें समझ आती हैं। बज़ाहिर लगता है कि ये बात समझ आ गई। तो वकालत, फौजदारी वकालत में ज़मानत जो है वो इंतहाई इसको अहमियत हासिल है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये आपकी इनकम का फौरी सोर्स है कि ज़मानत आपको फ़ौरन मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ तो अब उसने कोई ना कोई वकील तो रखना है,
तो वो आप भी हो सकते हैं। आपको छोटी मोटी जमानतों के केस, अच्छी बड़ा केस भी आ सकते हैं। तो वो आपकी PR पर डिपेंड करता है, आपकी पब्लिक रिलेशनिंग पर डिपेंड करता है, आपके दोस्तों पर, आपकी मेहनत पर। शुरू में तो आपको किसी न किसी वाक़ियत से केस आ जाता है, उसके बाद फिर आप उस पर मेहनत करते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका इल्म बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका तजर्बा वक्त के साथ साथ बढ़ता है। तो ये बड़े फ़वाइद मिलते हैं फौजदारी वकालत में जब आपको ज़मानत मिलती है। लेकिन आपको इसलिए ज़मानत पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिजल्ट्स वो अल्लाह के हाथ में है। तो मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि भाई आप अपना जोर, अपनी मेहनत पूरी लगाएं, उसके बाद रब जाने या जज जाने, आपके अख्तियार में रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन आपके अख्तियार में ये है कि आप कितने मोहतात तरीके से आप जज को कायल करते हैं। तो ज़मानत के हवाले से फिर जब आप किसी की ज़मानत करा लेते हैं तो फिर वो केस भी आपको देते हैं, तो आपको ट्रायल करने का भी एक मौका मिलता है। तो आपकी एक मार्केट में एक नाम बनता है ज़मानत के हवाले से। तो इसलिए हम ज़मानत को बड़े इत्मीनान से और बड़े तफसीली एक तहकीकी अंदाज में देखें। ज़मानत को मैं 2 मिनट में भी समराइज कर सकता हूँ। 36 साल की वकालत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ज़मानत क्या है, कि या प्री अरेस्ट बेल है, या आफ्टर अरेस्ट बेल है, या प्रोटेक्टिव बेल है। तो मेन तो है वो 2 ही होती हैं, या आफ्टर अरेस्ट बेल या प्री अरेस्ट बेल। और प्री अरेस्ट बेल का सेक्शन 498 है और आफ्टर अरेस्ट 497 है। बेलेबल ऑफेंस है तो 496 है। उसके मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं। और अगर आपको सज़ा हो गई है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में अपील दायर करेंगे, तो साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में आप बेल मांगेंगे 1.5 साल। लेकिन अब ज़मानत की जब हम बारीकियां देखेंगे तो मैंने तकरीबन 23-24 टॉपिक जो हैं ज़मानत से मुतल्लिक तैयार किए हैं। और पहले हम उन कानूनी हवालों से ज़मानत कहाँ और किस तरीके से ज़मानत को डील करना चाहिए वो देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ग्राउंड्स क्या हैं और फिर केस लॉ इसमें क्या है। अब जैसे देखें कि आम फहम जहन में आप बहुत कदीमी ज़मानत के कंसेप्ट में ना जाइए। इसका मीनिंग ऑफ द बेल कि आप एक जुडिशियल कस्टडी से आप एक श्योरिटीज के हाथ में दे देते हैं कि भाई आप इसको पेश करने के पाबंद होंगे। अगर प्री अरेस्ट बेल है तो वहाँ भी कस्टडी नहीं, बल्कि वहाँ आप उसको पाबंद बनाते हैं श्योरिटीज को कि जब भी अदालत बुलाएगी तो आप इसको अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद है कि जैसे ही मुलजिम अरेस्ट होगा तो वैसे ही उसकी ज़मानत का इस्तेहकाक शुरू हो जाएगा। अब इसमें बहुत गलत कंसेप्ट है, हम इसको डिटेल से करेंगे कि गिरफ्तार, वो कहते हैं जी जेल जाने के बाद जब तक फिजिकल रिमांड पे ज़मानत नहीं हो सकती, हम उसको पढ़ेंगे डिटेल से कि गिरफ्तारी के बाद कैसे ज़मानत होती है और किस तरीके से ज़मानत होती है, किस किस फोरम पे हो सकती है। तो इस पे डील तो करता है। आप अरेस्ट हो गया 54 CRPC के तहत विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया, या फिर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट में अगर अदालत ने वारंट जारी किया गिरफ्तार। उसके बाद हम करेंगे कि जब गिरफ्तार हो गया तो पुलिस को क्या अख्तियारात हैं पुलिस रूल्स के मुताबिक और CRPC के मुताबिक, कि वो पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बाद किन हालात में उसको बेल बॉन्ड लेके रिलीज कर सकती है। और उसके बाद फिर हम करेंगे कि जब रिमांड के वक्त मुलजिम पेश होता है मजिस्ट्रेट के पास, एरिया मजिस्ट्रेट के पास या स्पेशल कोर्ट के सामने, तो उस रिमांड के मौके पे जो है वो ज़मानत किस तरीके से दी जा सकती है, ये हम बड़ा तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 496 के बारे में सिर्फ इतना सुना होगा कि जी बेलेबल ऑफेंसेस नहीं, जबकि इसके साथ कुछ और बातें भी जो हैं वो उन्होंने मेंशन की गई हैं 496 में, कि अदालत डिस्चार्ज भी कर सकती है मुलजिम को। एक तो डिस्चार्ज कर सकती है 63 CRPC रिमांड के वक्त, लेकिन ये ट्रायल कोर्ट जब बेलेबल ऑफेंस में अगर वो पेश होता है और वो रिमांड के वक्त भी अगर बेलेबल ऑफेंस को कैसे ट्रीट करेंगे, और अगर रिमांड के वक्त नहीं तो फिर वैसे कैसे ट्रीट करेंगे। फिर 497 एक जखीम है, एक समंदर है, हालांकि एक सेक्शन है लेकिन उसकी इतनी है बारीकियां हैं कि आज तक इतनी बारीकी से किसी ने 497 को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। सिर्फ रवायती तौर पे हम कहते हैं जी आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए
नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आफ्टर अरेस्ट बेल के लिए नहीं है। हम प्री अरेस्ट बेल के लिए 498 इस्तेमाल करते हैं, मुस्ताक लिया गया है, जबकि 498 में प्री अरेस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। तो मेरा व्यू ये है, मैं इसको सेक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो मेरा व्यू है गो के वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि एक लफ्ज जो 497 में इस्तेमाल हुआ है उसका क्या मकसद है। मेरे नजदीक उसका मकसद प्री अरेस्ट बेल है, और उसके अलावा उसकी फिर जो बारीकियां हैं, उसके जो सबसेक्शंस हैं, उसको इतनी डिटेल से किसी ने आज तक डिस्कस नहीं हुआ पाकिस्तान में। हम लोग उतनी बारीकी से पढ़ते नहीं है, ये अदालतें हमारी उस गहराई में जाके सुनती नहीं है। तो बहरहाल मैं अपने ज़ाती तजर्बात भी आपसे शेयर करूंगा। तो 497 को हम पढ़ेंगे बड़ी तफसील के साथ, फिर उसके उसको फिर हम देखेंगे। अगला 7वां टॉपिक है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट में क्या अख्तियारात हैं, कि वो पुलिस जब गिरफ्तार करती है या कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है ना वो गिरफ्तार करता है, तो वो किस तरह उसको कैसे पेश करेगा और फिर उसकी किस तरीके से जमानत ली जा सकती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि FIR दर्ज होने के बाद जो है वो हम FIR से कैसे अंदाजा, हम किस तरह पता करेंगे कि हमारे पास तो FIR आई है, तो हम कैसे ये मालूम करेंगे कि इस शख्स की जमानत किस अदालत में दायर होगी, और अदालत जमानत का फॉर्मेट क्या होगा, जमानत में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, उसमें क्या नोट दिया जाएगा, किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। स्पेशल कोर्ट में जमानत दायर होगी या ऑर्डनरी कोर्ट में होगी, मजिस्ट्रेट के पास होगी या सेक्शन 30 के पास होगी या बैंकिंग के पास या नैब की अदालत। नैब में तो बेल का कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो बेल रिट पिटीशन में होती है। तो कहने का मतलब है कि जमानत का हमें FIR और डॉक्यूमेंट्स देख के कैसे पता चलेगा कि इसकी जमानत किस फोरम पे हमने दायर करनी है, और फिर जमानत का फॉर्मेट कैसे रखना है, उसके ग्राउंड्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद फिर प्री अरेस्ट बेल हम देखेंगे कि प्री अरेस्ट बेल में किन किन बातों का ख्याल। अब देखिए कितनी डिटेल है ये, अभी तो हम सिर्फ 9-10 टॉपिक तक पहुंचे हैं कि प्री अरेस्ट बेल किन सेक्शंस के तहत होती हैं, उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है, और फिर किस तरीके से वो रिजेक्ट होती है या कंफर्म होती है। उसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है प्रोटेक्टिव बेल का। प्रोटेक्टिव बेल का बड़ा सरसरी सा, लेकिन इसका भी कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक किस्म की प्री अरेस्ट प्रोटेक्टिव बेल होती है। ये प्री अरेस्ट बेल का एक शाख है, एक उसका सब टॉपिक है कि प्रोटेक्टिव बेल दे के और फिर उसको मजाज अदालत में, तो उसकी हम देखेंगे किन किन सूरतों में प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है और उसका तरीके क्या है। फिर उसके बाद है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जब किसी बंदे को सजा हो जाए तो सजा होने के बाद भी किन सूरतों में उसको ट्रायल कोर्ट जो है वो उसको बेल दे सकती है, और किस सूरतों में वो अपील दायर करेगा तो तब उसको बेल मिलेगी। असल में सेक्शन 498 इस मकसद के लिए था कि एक शख्स को अपील दायर करने के लिए टाइम प्रोवाइड किया जाए कि वो अदालत से निकल के जब अपीलेट कोर्ट में जाए तो रास्ते में ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, तो इसलिए बना था। तो इसको मुस्ताक लिया गया प्री अरेस्ट बेल में कि इनेबल इनोसेंट पर्सन कि वो अदालत में पहुंच के और पुलिस के पास जाके अपना जवाब पेश करे। तो इसलिए असल में ये सेक्शन है, जब हम इसको पढ़ेंगे कि ये किसी शख्स को सजा हो जाए तो वो अपील दायर करने के लिए उसको ये मौका फराहम किया जाता है कि वो जाके अपनी अपील दायर कर सकें। उसके बाद है कि डिस्चार्ज, जब रिमांड के वक्त मुलजिम पेश होगा तो फिर अब इलाका मजिस्ट्रेट जो है या स्पेशल मजिस्ट्रेट या तो उसको डिस्चार्ज करेगी, उसकी बेल लेगी, या उसको फिजिकल रिमांड देगी, या उसको जुडिशियल रिमांड पे भेजेगी। तो उस सूरतों में कैसे बेल को ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर पुलिस जो है वो किसी बंदे को खाना नंबर 2 में रख देती है, बेगुनाह कर देती है, तो उससे वो किस तरीके से बेल बॉन्ड लेगी और कैसे उसको फिर अदालत तलब कर सकती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर कोई मुलजिम गिरफ्तारी के वक्त जख्मी है तो उसकी जमानत कैसे होगी और उसका रिमांड कैसे होगा, और वो किस तरीके से जो है वो अपनी प्रोटेक्शन और अपने लीगल राइट्स ले सकता है। फिर हम देखेंगे हेबियस पिटीशन जब दायर होती है और जब उसकी कस्टडी इलीगल डिक्लेयर हो तो अदालतें हेबियस पिटीशन को बेल में कन्वर्ट करके किस तरह बेल लेती हैं।
उसके बाद हम देखेंगे कि रिट पिटीशन में जब इलीगल कस्टडी को या हेबियस पिटीशन को गिरफ्तारी हुई है लेकिन गलत तरीके से हुई है, पर्चा है लेकिन इलीगल गिरफ्तारी है, गलत तरीके से हुई है, टॉर्चर करके हुई है, तो फिर किस तरह हाई कोर्ट रिट पिटीशन की जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से बेल लेता है, रिट को बेल में कन्वर्ट करके। फिर उसके बाद नैब में अब बेल का कंसेप्ट नहीं है ट्रायल कोर्ट में, तो वो भी रिट पिटीशन में हाई कोर्ट उसकी अपनी बेल जो है पावर, हालांकि 497 में हाई कोर्ट को भी अख्तियार है, लेकिन हम रिट पिटीशन में जाते हैं। 497 में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पहले आप ट्रायल कोर्ट में जाएं, लेकिन वो एक ट्रेंड बन गया है कि हम रिट पिटीशन में, क्यों कि हम कहते हैं जी ट्रायल कोर्ट में रेमेडी नहीं है तो इसलिए हाई कोर्ट रिट पिटीशन में सुने। मैं ये कहता हूं कि 497 में हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी बेल दायर कर सकते हैं, क्योंकि 497 में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कोर्ट, ये कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ कि पहले किस कोर्ट में जाएंगे और फिर किस कोर्ट में जाएंगे, नहीं, एवरी कोर्ट इज अ कोर्ट, हाई कोर्ट इज अ कोर्ट, एपलेट कोर्ट तो वो सजा होने के बाद है, लेकिन बेल के मैटर में वो कोर्ट ही है और ट्रायल कोर्ट, लेकिन हम ये इसकी सूरतें देखेंगे। लेकिन अमूमन हाई कोर्ट्स कहती हैं क्योंकि रेमेडी नहीं है आपके पास ट्रायल कोर्ट में, तो इसलिए आप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि 561A जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है वो इस्तेमाल करते हुए किन किन मामलात में हाई कोर्ट जो है वो किसी भी शख्स को की बेल मंजूर कर सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 9 उम्र जुवेनाइल है, कम उम्र है, 18 साल से कम मुलजिम है, तो उसकी बेल का क्या तरीक़ेकार है। उसके बाद हम देखेंगे कि अनसाउंड माइंड है या फातरुल अकल है या जहनी तौर पे माजूर है और उसका कभी जहन सही रहता है कभी जहन सही नहीं रहता, उसको दौरे पड़ते हैं, तो उनकी अनसाउंड माइंड के जुमरे में जो आते हैं उनकी जमानत का तरीक़ेकार है, कैसे दायर होगी, कौन दायर करेगा, कैसे मंजूर होगी, तो उसका तरीक़ेकार। तो ये सब टॉपिक इतनी डिटेल से शायद आपने नहीं, हम इन तमाम टॉपिक को एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे और इसकी पूरी तहकीकी अमल में देख पढ़ेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने जो कहा कि बेल बाय पुलिस रूल्स में ये मेंशन है कि 497 की पावर्स इस्तेमाल करते हुए पुलिस जो है वो किसी भी अरेस्टेड मुलजिम की जमानत ले सकता है, उससे बेल बॉन्ड ले सकता है। ये मेरे लिए बड़ी एक अनहोनी बात थी, लेकिन जब मैंने पुलिस रूल्स पढ़े तो उसमें ये बकायदा लिखा हुआ है कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी के तहत भी ले सकती है पुलिस जमानत और 497 के तहत भी ले सकती है, लेकिन वहां पर सिर्फ कदगन है कि डेथ की, अगर डेथ ना हो और उम्र कैद की जिन जराइम में सजा ना हो, उन जराइम में पुलिस जो है 497 के प्रिंसिपल्स के तहत खुद भी बेल बॉन्ड लेके उनको, लेकिन ये जुडिशियल बेल नहीं होगी, ये पुलिस की तहत बेल बॉन्ड लेके उनको पाबंद करेगी कि आपने ट्रायल कोर्ट में। फिर ट्रायल कोर्ट का काम, हम इसके फिर मुख्तलिफ जो इसमें पेचीदगियां हैं बेल की वो डिस्कस करेंगे कि किन सूरतों में किस पेचीदगियों को किस तरीके से हल किया जाएगा। तो नैब किस तरीके से लेगी अदालत, अनसाउंड माइंड हमने देख लिया, फिर नैब और एंटी करप्शन कोड, बैंकिंग ऑफेंस कोड और ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इनमें बेल का क्या तरीका है। फिर हम देखेंगे कि बेल को अपने तैयार कैसे करना है, फिर हम देखेंगे कि बेल में अपने क्लाइंट्स को मुतमिन कैसे करना है और क्लाइंट्स से मालूमात कैसे लेनी है। फिर हम देखेंगे कि बेल की अपनी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। फिर हम देखेंगे कि बेल को आप अदालत में आर्गू कर रहे हैं तो आप किन किन बातों का ख्याल रखेंगे, आपने जज को कैसे कन्विंस करेंगे, आपने जज से रिलीफ लेना है, तो इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे कि जमानत को डील करते वक्त, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है आपके प्रोफेशन के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपका नाम बनता है। बेल हो जाए तो पूरी आपके हल्का बाब में उधम मच जाता है, आपके इलाके में उधम मच जाता है, जी आज तो फलां वकील ने जमानत करा ली, यार बहुत काबिल वकील है, तो बड़ा औखा केस थी। लेकिन इस तरीके से आपकी वकालत आगे बढ़ती है। तो आज हम पहले लेक्चर में हमने आपको बताया, फिर हम केस लॉ से मुतल्लिक डिस्कस करेंगे 25 नंबर टॉपिक में कि केस लॉ मुख्तलिफ ग्राउंड्स में आपको किस तरह अपने केस लॉ तलाश करना है, किस तरीके से केस लॉ पेश करना है, कितने अहम पॉइंट्स को अपने किस तरीके से अदालत के सामने पेश करना है कि अदालत आपसे भी मुतासिर हो जाए,
और आपने सारी तवज्जो अदालत की तरफ रखनी है और एड्रेस किस तरह करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, एहतराम का ख्याल रखना है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि ज़मानत से मुतल्लिक हैं। आज हमने इब्तदाई पहले लेक्चर में इन बातों को किया है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम एक एक करके तमाम टॉपिक को, चाहे 2 लेक्चर्स हों, 3 लेक्चर्स हों, लेकिन बड़े आराम से हम सेक्शंस पढ़ के उनके एक एक लफ्ज़ पे हम बहस करेंगे और तफसीली और तहकीकी बहस करेंगे कि ज़मानत का मकसद क्या है, ज़मानत का तरीक़ेकार क्या है। मालूम नहीं किस उम्र के किस हिस्से में, वकालत के किस हिस्से में आपको किस प्रपोजिशन से वास्ता पड़े, तो आपने पढ़ा हुआ हो कि हाँ इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो मैं आखिर में आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी हम ये पॉइंट्स ज़मानत की दूसरी किस्त में करेंगे, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सजेशंस और अपने कमेंट्स ज़रूर करें और अपने सवालात दें जो आपके जहन में आते हैं, ताकि हम अगले लेक्चर्स में आपकी बातों का जवाब भी दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली किस्त में ज़मानत पर हम बात करेंगे और हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।